हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी एक कोर्स कंटिन्यू चल रहा है जिसको हम बायोलॉजी का घुट्टी हम बोल रहे हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 12th क्लास में हैं और बायोलॉजी आप लोगों ने ले रखी है, तो बायोलॉजी के मैं इतने तगड़े आप लोगों को क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इतने अच्छे कंटेंट देने वाला हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम में आराम से आप 90+ का स्कोर कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको जो बातें बताई जाएँ और उसे ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके साथ साथ में एक एक बात को घर पर बैठकर अच्छे तरीके से आप लोगों को लर्न करना है। बस इतना आप काम कर लीजिए। 90+ के हकदार आप आराम से हैं, आपके 90+ 99% आ जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस कोर्स को परचेस करना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये है कि आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपको बता दें, ये जो आप लोगों को मैंने कंटेंट तैयार किया है, इस कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी वक्त का समय लगाया है। तो अगर समय लगा है तो आपको बता दें, इसमें वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वैल्यू के मामले में ये कम नहीं है। मार्केट में आप मतलब कि सैम्पल पेपर लेने के लिए जाते हैं, मॉडल पेपर लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। एनसीईआरटी खरीदते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसके अंदर पूरा का पूरा निचोड़ है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, सैम्पल पेपर हो, चाहे आपके मॉडल पेपर हो, सब कुछ का ये निचोड़ है। तो इसलिए हमने इसको बायोलॉजी की गुट्टी बोला है। तो इस गुट्टी को जो भी बच्चा पी लेगा उसके 99% अच्छे नंबर आ जाएंगे और पास तो 100% होगा। तो आपको बताना है, ऑलरेडी मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूं। आज मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सेकंड चैप्टर के, सेकंड और थर्ड चैप्टर के कंबाइंड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है आवर्त चक्र क्या है, ठीक है। इसे कौन से हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आंसर में आपको दिखाई दे रहा होगा रजोधर्म, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो MC बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। और लड़कियां तो MC को जानते होंगी क्योंकि हर महीने लड़कियों के MC तो आती ही है। उसके साथ में इसमें देखें, स्त्रियों में, स्त्री मतलब महिलाओं में अंडजनन, अंडजनन मतलब अंडाणु का निर्माण, अंडाशय तथा गर्भाशय भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। ये परिवर्तन हर महीने दोहराया जाता है, अतः इसे माहवारी चक्र, इसके साथ साथ में रजोधर्म या फिर आर्तव चक्र भी इसको हम बोल देते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन सभी प्रोसेस में क्या है कि कुछ हार्मोन भी हेल्प करते हैं। वो हार्मोन आप लोगों को बता दें कि आवर्त चक्र का नियमन करने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये दोनों हार्मोन अंडाशय से रिलीज होते हैं, ठीक है। जबकि LH और FSH हार्मोन होते हैं, ये मस्तिष्क में पाई जाने वाली पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो ये रजोधर्म आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है, तब आप लोगों को ये लिखना होगा, ठीक है। और थोड़ी सी और मैं डिटेल आप लोगों को बता दे रहा हूं, जिससे कि ये आप लोगों के काम आएगी कि MC चक्र जो होता है ना, पेपर में तुमसे पूछा जा सका, 2023 में आया था कि MC चक्र जो होता है ये 28 से 29 डे का होता है। टोटल टाइमिंग बता दिया मैंने। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अंडाशय से अंड कौन से दिन रिलीज होता है, ये रिलीज पूछा जाए, तो आप बताएंगे ये रिलीज होते हैं 14वें दिन। कौन से दिन निकलेंगे? 14वें दिन अंडाशय से अंड निकलता है, उसे अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें, ब्लीडिंग जो चलती है महिलाओं में, वो 2 से लेकर 5 दिन के बीच में ब्लीडिंग चलती है, ठीक है। और अंडो उत्सर्ग में जो हेल्प करता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो MC चक्र कुछ इस तरीके का है। तो आपको बता दें, थोड़ी सी मैं और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा कि देखो, हर महीने महिला का जो गर्भाशय है वो अपने आप को तैयार करता है कि उसे निषेचित अंडाणु मिलेगा, और निषेचित अंडाणु मिलने के बाद में वहाँ पर बच्चे का विकास करेगा, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, कोई महिला 15 साल की है, मतलब लड़की 15 साल की है, 16 साल की, उसकी शादी नहीं हुई, तो उसके शरीर में शुक्राणु नहीं पहुँचेंगे। जब शुक्राणु नहीं पहुँचेंगे तो अंड का निषेचन नहीं हो पाएगा। जब अंड का निषेचन नहीं होगा तो निषेचित अंडाणु गर्भाशय में नहीं पहुँच पाता। इसीलिए तो गर्भाशय के अंदर वाली जो एंड्रोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है उसका अब कोई काम नहीं होता, इसलिए वो अंदर वाली जो लेयर होती है वो वहां पर रक्त वाहिनिकाएं भी होती हैं, तो वो वहां से ब्रेक हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा एमसी चक्र से रिलेटेड। आपको बता दें सारा का सारा गेम होता है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर में पूछा जा रहा है। जितने नंबर में पूछा जाएगा आप अपनी थ्योरी उतने ही शब्दों में लिखने की कोशिश करना। उतने ही शब्दों मतलब अगर आपका 1-2 नंबर का है तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके के, अगर ये थोड़ा सा 3 नंबर का आ जाता है तो जो मैंने बातें आपको बताई हैं समझाई हैं इन बातों को आप लिख कर 2 नंबर के प्रश्न को 3 नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जरायुज जंतुओं में भ्रूण का पूर्ण पोषण व विकास कहाँ और कैसे होता है, इसका ये है। अब हम आप लोगों को कुछ समझाते हैं, उसको समझना। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे कोई महिला है, वो महिला प्रेग्नेंट है, तो महिला के जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ। शुक्राणु अंडाणु का निषेचन हुआ, निषेचन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट अवस्था बनती है, ब्लास्टुला बनता है, वो गर्भाशय में अंतर्रूपित हो जाता है। गर्भाशय में अंतर्रूपित होने के बाद गर्भाशय के अंदर धीरे धीरे विकास करता है। क्या कर विकास करेगा? 9 महीने 10 दिन तक विकास करेगा हमारा भ्रूण। और उसके साथ साथ आप बताते हैं तो गर्भाशय जो होता है वो भ्रूण को जोड़े रखता है एक विशेष प्रकार के ऊतक के माध्यम से। उस ऊतक को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। आपको बता दें ये एक विशेष प्रकार की पाइपलाइन से होती है, जो आपने देखा होगा किसी बच्चे मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो नाभि से एक पाइपलाइन जुड़ी रहती है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसी पाइपलाइन के माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचती है, पोषक तत्व पहुंचते हैं, एंटीबॉडीज पहुंचते हैं, सारी चीज़ें पहुंचती हैं। और बच्चे के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सब अपशिष्ट पदार्थ उस नलिका के माध्यम से ही माँ के ब्लड में डाले जाते हैं। और माँ अपने ब्लड को मतलब कि आपको पता ही होगा किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देती है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। चलो देखते हैं यहाँ पर थ्योरी में। भ्रूण गर्भाशय से अपरा द्वारा जुड़ा रहता है। अपरा द्वारा भ्रूण पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन प्राप्त करता है और उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। थ्योरी बहुत आसान भाषा में मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि ये कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। हर एक थ्योरी जो है ऐसी है कि अगर आप 2-4 बार पढ़ लेते हो तो आराम से आप इसको याद कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड है, स्त्री के जनन तंत्र में गर्भाशय ग्रीवा की क्या भूमिका है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया गया प्रश्न है। तो आपको बता दें स्त्री जनन तंत्र कुछ इस तरीके का होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूं जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा। जैसे यूं करके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का अंडाशय, फैलोपियन नल का गर्भाशय, और यहाँ एक मिनट ये क्या हो गया, फैशन शो चल गया यहाँ तो। चलो यहाँ पर आपको बता दें कि नीचे की तरफ होती है गर्भाशय ग्रीवा। तो जो गर्भाशय ग्रीवा होती है ना, इसका क्या काम है? गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय व योनि के बीच का भाग है। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये मेरे पास गर्भाशय है, यहाँ पर योनि है, तो ये वाली जो है इसको बोलेंगे गर्भाशय ग्रीवा। तो गर्भाशय ग्रीवा का काम क्या होता है? गर्भाशय और योनि को आपस में जोड़े रखना। ठीक है, अतः यह योनि में आए शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग उपलब्ध कराती है। जब कोई मेल किसी फीमेल के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो लड़के का जब पेनिस महिला के योनि के अंदर प्रवेश करता है तो लड़के के शुक्राणु योनि के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। तो वो शुक्राणु धीरे धीरे गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए, गर्भाशय में से होते हुए फैलोपियन नलिका तक ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, ये योनि के साथ प्रसव नाल बनाती है। मतलब जो गर्भाशय ग्रीवा है योनि के साथ मिलकर प्रसव नाल बनाती है। मतलब बच्चा जो होता है इसी मार्ग से बाहर आता है, इसीलिए इसे बर्थ कैनल बोल देते हैं। तो आपको बता दें ये बहुत ही आसान सा था, इसमें कुछ ऐसा बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपके समय में नहीं आएगा। 2-3 बार वीडियो को देख लो, 1-2 बार खुद से इसका रिवीजन कर लो, आराम से आपका प्रश्न हो जाएगा। नहीं हो तो हम आपके सामने खड़े हुए हैं, आपको हम समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है सहायक जनन प्रौद्योगिकी तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मतलब मेन उद्देश्य क्या है इसका, सहायक जनन प्रौद्योगिकी का
तो आप बोलेंगे इसका प्राथमिक उद्देश्य है वंध्य दंपति। वंध्य दंपति मतलब ऐसी माता पिता, ऐसे पति पत्नी जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको वंध्य दंपति कहा जाते हैं, कि जांच कर उन्हें संतान प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे पति पत्नी जिनके बच्चे नहीं होते उनको ये संतान उपलब्ध कराते हैं। कैसे? आपको बता दें आज के समय में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जैसे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इसको हमने डिस्कस किया था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, परख नली शिशु जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसके साथ साथ में ICSI टेक्नोलॉजी थी। तो बहुत सारी आज ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी हैं कि कोई महिला जब बच्चे को जन्म नहीं भी दे पा रही है तो उनको भी बच्चे का जन्म दिला सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? अच्छा प्रश्न है, पढ़कर देखो, खुद से पढ़ के देखो, क्योंकि एक बार में ये प्रश्न समझ में आएगा ही नहीं आप लोगों के, नोटिस करना इस बात को। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? तो देखो जनन ग्रंथि होती कौन सी है पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए। जनन ग्रंथि हम बोलते हैं, अगर नर में है तो नर में बोलेंगे वृषण को जनन ग्रंथि, अगर कोई महिला है तो महिला में हम बोलेंगे अंडाशय को जनन ग्रंथि। समझ में आया? तो हम ये कह रहे हैं क्या नर के वृषण को काटकर बाहर निकाल दिया जाए या फिर अंडाशय को काटकर बाहर निकाल दिया जाए, तो ये क्या ये गर्भ निरोधक का ये विकल्प हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वृषण का काम सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु बनाना नहीं है, उसका काम हार्मोन्स भी रिलीज करना है। इससे नर के अंदर एंड्रोजन हार्मोन जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आता है वो भी रिलीज किया जाता है, और उस हार्मोन के कारण शरीर का विकास होता है, दाढ़ी मूछ निकलती हैं, उसके साथ साथ में आवाज़ भारी होती है, लड़कों के अंदर जो लक्षण होते हैं वो सभी आते हैं। वास्तव में नहीं, महिला में अंडाशय, अगर अंडाशय जो होता है वहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो स्त्री हार्मोन कहलाता है, लड़कियों की त्वचा को कोमल बनाना, MC चक्र को कंट्रोल करना, उसके साथ साथ में आवाज़ का पतली करना और शरीर के विकास में भी वो हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये भी काम तो करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कोई वृषण से शुक्राणु बनते तो वृषण को काट कर निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये तो वो वाली बात हो गई। अरे भाई हमें बांसुरी तो बजानी है, हमें बांसुरी चाहिए, बांसुरी बजानी कैसे बनाने? देखो, जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाणु का निर्माण स्थायी रूप से खत्म हो जाएगा, मतलब ये कभी नहीं बन सकते, बनेंगे नहीं। ठीक है, एक बार जनन ग्रंथि को हटाने पर पुनः गर्भधारण संभव नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मन किया गोली निकाल दी और मन किया फिर गोली अंदर, ना ना, मतलब वृषण को बाहर या अंदर ऐसे बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, जनन ग्रंथि के हटाने पर पुनः गर्भधारण संभव नहीं होगा, मतलब कभी भी वो महिला गर्भधारण नहीं कर सकती, और व्यक्ति में हार्मोन की कमी हो जाएगी। और हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपको पता होगा कि हार्मोन बढ़ने घटने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसलिए इसे हटाना सही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता सही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या जनन ग्रंथि को हटाना मतलब वृषण को काट कर बाहर निकाल देना, अंडाशय को काट कर बाहर निकाल देना सही है क्या? कमेंट मुझे अभी ज़रूर बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं? परिवार नियोजन आप लोग जानते हैं। परिवार देखो, पहले के परिवार जो होते थे वो होते थे हम दो हमारे गिल्लो, क्योंकि एक एक व्यक्ति के 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में जनसंख्या हमारे इंडिया की इतनी बढ़ गई है कि हमारा इंडिया 2000, आपको पता होगा 2023 में 23 में खबर आ गई थी शायद, कि नंबर 1 बन चुका है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे इंडिया में है। और आपको बता दें 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। तो हमें इतनी बड़ी जनसंख्या है तो अब इसे कंट्रोल करना चाहिए। और आपको बता दें भारत सरकार ने परिवार नियोजन का पहला कार्यक्रम बड़ा जो किया था, तो वहाँ पर एक रूल बड़ा भी बना दिए थे। 1991 बना दिए थे परिवार कल्याण कार्यक्रम। वास्तव में परिवार नियोजन वाला जो ये रूल्स वगैरह है ना 1951 में बनाए थे, लेकिन किसी ने इसका उपयोग ही नहीं किया, मतलब उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और सब लोग जन करने में लगे पड़े और धुआंधार हमारी जनसंख्या बढ़ाने में बड़े हुए हैं। तो हमें क्या काम करना है? परिवार नियोजन अपनाकर हमें इस जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। तो करेंगे कैसे?
करने को तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल हो जाता है, गोलियों का इस्तेमाल होता है, कॉपर टी वगैरह का इस्तेमाल होता है, बाइट वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, फोम वगैरह होता है, जेली वगैरह होती हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्थायी विधि, ऐसी विधि के एक बार करा ली मतलब परमानेंट इलाज, और इसी स्थायी विधि को बोलते हैं नसबंदी। नसबंदी शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। पहला दे रखा है वासेक्टोमी। पुरुषों में शुक्र वाहिनियों को काटकर बांध देने की क्रिया शुक्र वाहिका उच्छेदन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो शुक्र वाहिनी है उसी को काटकर हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इससे क्या है, काट कर अलग नहीं करेंगे, मतलब काट कर वहां पर बांध देंगे। उससे क्या होगा, शुक्राणु वृषण बनेंगे तो सही, लेकिन वो शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण महिला जो होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वासेक्टोमी पुरुष में कराई जाती है, ये वाली बात ध्यान रखना, उसकी शुक्रवाहिनी को काटकर बांध देते हैं। दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रही होगी ट्यूबेक्टोमी। क्या दिख रही होगी, ट्यूबेक्टोमी। तो स्त्रियों में फैलोपियन नलिका को, किसको, फैलोपियन नलिका को काटकर बांध देने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडवाहिनी उच्छेदन, क्योंकि फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी एक ही बात होती है। तो अगर हमने फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया तो अंडाशय से अंड निकलेगा, ठीक है, फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया, लेकिन वो फैलोपियन नलिका से आगे अंड बढ़ ही नहीं पाएगा और शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल ही नहीं पाएगा। जब नहीं मिल पाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो महिला भी प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिले हैं। अगला पॉइंट है, मतलब अगला प्रश्न है, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए। मतलब गर्भ निरोधक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सही है? कारण बताना है, सही है नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी भाई ये तो बिल्कुल सही है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं धुआंधार, ऐसा लगता है कि सब लोग ट्रेन से कहीं बाहर जा रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हो हॉस्पिटल में भीड़ मिलती है, बस में बैठते हो बस में भीड़ मिलती है, रोड पर जाते हो रोड में भीड़ मिलती है, कॉलेज में आते हो कॉलेज में भीड़ मिलती है, और आप अपराधी वाली जगह पर जाते हो ऐसा लगता है कि सब लोग अपराधी घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। देखो, विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। कॉन्डोम जैसे गर्भ निरोधकों को न सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाया जा सकता है, बल्कि यह अनेक एसटीडी व संक्रामक रोगों से भी बचाता है। अतः इसका उपयोग न्यायोचित है। मतलब इसका उपयोग आप सही तरीके से कर सकते हैं, इसका उपयोग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है जो लॉजिकल प्रश्न है, आपके दिमाग को घुमा देंगे। बहुत से कहते हैं कि हम तो बना कर लिख देंगे। ये ऐसे प्रश्न है कि अगर आपको बनाकर भी लिखना है ना, तो पहले इसके बारे में जानकारी होना आपको भी बनता है। जब आपको जानकारी होगी तो आप अच्छे तरीके से बना पाओगे, अपनी लैंग्वेज अच्छे तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए क्या उपाय अपनाएंगे? तो आपको बता दें, आपको यौन संचारित रोग में एसटीडी वगैरह हो जाती है, एसटीडी बोलते हैं, एड्स वगैरह है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, लैंगिक मस्य हैं। ये सभी ऐसी बीमारियां होती हैं जो लैंगिक संबंध बनाने से फैलती हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति को, किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और वो दूसरी व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध बनाता, तो इसकी बीमारी इसके अंदर ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ना जाना पड़े डॉक्टर रूप किशोर राठी, डॉक्टर अलवी दवाखाना, डॉक्टर हाशमी दवाखाना, ऐसे लोगों से ना मिलना पड़े या सेक्सोलॉजिस्ट से ना मिलना पड़े। और देखो आपको बता दें, ये बीमारियां ऐसी हैं कि लोग वाग इन बीमारियों को शेयर नहीं करते, डॉक्टरों को खुलकर नहीं बताते, और ये बीमारियां बढ़ती रहती हैं। और जब किसी महिला को या पुरुष को ज़्यादा समस्या होती है तब वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं। तो आपको बता दें, हमें ये सब चीज़ें अभी की मतलब की जनरेशन में अगर पता चल जाए, अभी इसी उम्र में पता चल जाए, तो आने वाले समय में हो सकता है इन सभी बीमारियों से हम बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इलाज भी संभव ढंग से नहीं है, वो एड्स है। और एड्स बीमारी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहलाती है, और ये बीमारी ऐसी है कि जिसको हो जाती है उसकी डेथ निश्चित होती आती है। तो आपको बता दें, हमें इन बीमारी से बचना होगा, तो आखिरकार कैसे बचना होगा? अगर हमें पता चला ये बीमारी ऐसे होती है तो हम इन कामों को नहीं करेंगे और हम इससे बच जाएंगे। तो पहले नंबर का है, सहवास के दौरान कॉन्डोम का प्रयोग करें। अगर कोई भी व्यक्ति
सहवास को मैथुन या सेक्स भी बोल देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सहवास के दौरान कंडोम का इस्तेमाल करता है तो उसके जो शुक्राणु हैं दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, डायरेक्ट मतलब कि जो ऑर्गन्स हैं वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे। रबड़ जो होगी एक रोध का काम करेगी, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के एसटीडी जैसे रोगों से आप बच सकते हैं। दूसरे नंबर का है अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं। तो देखो कोई ऐसा अनजान व्यक्ति है जिसे आप नहीं जानते और उसके साथ यौन संबंध बनाना हो तो आप मत बनाइएगा, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या पता वो किसी बहुत से और लोगों के साथ लैंगिक संबंध बना चुका हो या चुकी हो। ठीक है, अगला पॉइंट है समलैंगिकता से दूर रहें। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि समलैंगिकता होता क्या है, हमें तो पता ही नहीं है सर, कह सकते हो। तो देखो समलैंगिकता ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। समलैंगिकता का मतलब ये है कि जब कोई लड़का लड़के के साथ लैंगिक संबंध बनाता है तो उसको समलैंगिकता कहा जाता है। और आपको बता दें यूएसए में समलैंगिक पुरुषों में ही एड्स बीमारी की खोज हुई थी। बस में नहीं, क्लियर होगा आप लोगों को शायद। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है, वेश्यावृत्ति लड़कियों से दूर रहें। वेश्यावृत्ति लड़की हो सकता है तुम जानते हो, तो वो ऐसी महिला या लड़कियां जो किसी से पैसे लेकर लैंगिक संबंध बनाती हैं उनको वेश्यावृत्ति लड़की या महिला बोल देते हैं। और आज के समय में आप लोगों को बता दूं, इंस्टाग्राम पर तो बहुत तगड़ी लेवल की गंद मची हुई है, क्योंकि वहाँ पर तो ऑनलाइन मतलब मैं एक दिन मतलब ऐसे इंस्टाग्राम चला था तो कमेंट वगैरह में अगर तुम जाओगे तो हम देखेंगे ऑनलाइन सर्विस वगैरह फालतू में कॉल वगैरह ऑनलाइन, मतलब बहुत बेकार मामला चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, जैसे सुना होगा आपने कॉल वगैरह होती है, मतलब कॉल करके बुला लेते हैं कहीं पर। तो ऐसी कोई भी महिला हो या कोई भी ऐसी लड़की हो जो अनेक महिलाओं मतलब अनेक पुरुषों के साथ अनेक लड़कों के साथ लैंगिक संबंध बनाती हैं, आपको उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोई बीमारी अगर हुई तो अगर आप उनके साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं तो वो बीमारी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो कोशिश करें ऐसी लड़कियों के साथ लैंगिक संबंध ना बनाएं, और बनाना पड़ जाए तो कॉन्डम का इस्तेमाल करें। ठीक है, अगला पॉइंट है यौन समस्या होने पर चिकित्सक को जरूर दिखाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी समस्या है और आप अपनी समस्या को छुपाते हैं या दबाते हैं तो वो समस्या आपकी लगातार बढ़ती जाएगी। आप चाहते हैं कि वो समस्या आपको ना बढ़े हो, आप चाहते हैं कि वो समस्या दूर हो जल्दी से जल्दी, तो आप जल्दी से जल्दी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मान लो किसी लड़की में जैसे गोनोरिया हो जाता है, सफ़ेद पानी की समस्या होती है, किसी मतलब पुरुष को नाइट फील की समस्या होती है, या मान लो कोई ऐसा होता है महिला ऐसी होती है जिसमें योनि के आसपास मतलब ददोरे से बड़े आते हैं, दाने से हो जाते हैं, खुजली वगैरह होती है, पेशाब में जलन वगैरह होती है। ठीक है, या फिर सेक्स करते समय मतलब कि दर्द वगैरह महसूस होता है, टॉयलेट करते समय जलन वगैरह होता है, दर्द वगैरह होता है। तो ऐसी किसी को भी कोई भी समस्या अगर होती है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और उसे बताए, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि महिलाओं में अगर महिलाएं अगर नहीं बताएंगी, ये समस्याएं बढ़ती रहेंगी तो यही बांझपन का कारण भी बन सकती हैं। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप वैसे समझदार हुई। अगला पॉइंट है हमारा, प्रश्न है 9, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन के नाम बताओ। तो देखो जो शुक्राणु जनन है ना, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। और शुक्राणु जनन आपको पता होगा पुरुषों में होता है, मतलब लड़कों में होता है। आपको बता दें जब शुक्राणु जनन हो रहा होता है तो उस समय कुछ हार्मोन की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है LH हार्मोन, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये ब्रेन से निकलता है। FSH हार्मोन, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जिसका मन कर रहा हो कि सर हम इसे फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो देखो मैं बोल ही रहा हूं, आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है GnRH, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अगले नंबर का है एंड्रोजन और अगला है इनहिबिन। तो ये इस तरीके से 4-5 हार्मोन हैं जो शुक्राणु जनन में सहायता करते हैं, शुक्राणु को बनाने में सहायता करते हैं। और इन हार्मोन्स को आप पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि ये पेपर में बहुत पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रसव। प्रसव को पार्ट्यूरिएशन कहते हैं, क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन कौन से हार्मोन शामिल हैं, आपको ये बताना है। मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो पहले मेरी बात सुनना, जैसे मान लो कोई लड़का है कोई लड़की है, उन दोनों ने आपस में लैंगिक संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद लेडीज हो जाती है प्रेग्नेंट,
प्रेग्नेंट होने के बाद 9 महीने तक बच्चे का विकास बच्चादानी में गर्भाशय में होता है। जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है 9 महीने 10 दिन में पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, तो वो बच्चा फिर गर्भ से मतलब बच्चेदानी से गर्भाशय से जब बाहर आता है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम गर्भ, क्या बोलेंगे, हाँ उसको बोलेंगे प्रसव बोलेंगे। प्रसव, पार्टिड्यूशन, चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, बहुत सारे नाम हैं। तो देखो पढ़ के देखो, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। बात समझ नहीं? और आपको एक बात और बता दें कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय प्रसव की क्रिया हो रही होती है तो उस समय कभी कभी तुमने नोटिस भी किया होगा कि किसी को ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेशन क्यों कराना पड़ जाता है? देखो, प्रसव के समय कुछ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है कि जब प्रसव हो रहा होता है उस समय योनि की जो मांसपेशियां हैं, जैसे मान लो योनि का आकार इतना छोटा है, योनि का आकार मान लो इतना छोटा है, ठीक है, चलो इतना बड़ा मान लेते हैं, और मान लो उसमें से इतना जो बड़ा बच्चा है वो बाहर आएगा। तो कैसे आएगा? जगह इतनी छोटी है और इतना बड़ा बच्चा बाहर आने वाला है। तो आपको बता दें उस समय ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन योनि के आसपास की मांसपेशियों को ढीला करने का काम करता है, जिससे कि जो बच्चा है वो आसानी से बाहर आ पाए। पहली बात समझ आई? और उस समय रिलैक्सिन हार्मोन है वो भी हेल्प करता है। लेकिन जब कुछ हार्मोन मतलब जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन है, जब इन हार्मोन की कमी होती है किसी लड़की में तो उस समय जो आकार है योनि का वो उतना ही रहता है और उस समय बच्चा जो है वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम करता है, कभी कभी बच्चा फंस जाता है, सुना भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर ऑपरेशन द्वारा बच्चे को डिलीवरी कराई जाती है। ठीक है, और आपको मैं वैसे दिखा दे रहा हूँ नीचे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रसव के दौरान हेल्प करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिलीवरी क्या होती है। अगला प्रश्न है, एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंड मोचित होते हैं? मोचित का मतलब निकलना। तो ध्यान रखना, आंसर भी देखते चलो। एक माह में मानव अंडाशय से सिर्फ एक अंडा मोचित होता है। मोचित का मतलब निकलना, कि कोई भी महिला है 1 महीने में 14वें दिन एक अंडाशय से अंड को बाहर निकालेगी, जिसको अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। और उस एक अंडे का अगर निषेचन हो जाता है तो एक ही बच्चा पैदा होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब इसी में देखो, यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचेंगे कि कितने अंड मोचित हुए होंगे? तो आपको हम बता दें, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई समरूप जुड़वा बच्चा पैदा होता है तो देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक अंडाणु है, ठीक है, अब इस एक अंडाणु का शुक्राणु का निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में जायगोट बन जाएगा। जायगोट में तेजी के साथ क्या होगा? विदलन होगा, और यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। 8 से लेकर 16 कोश की अवस्था में आपको बता दें मोरुला बोल देते हैं। उसके बाद में ब्लास्टुला बड़ा बन जाता है। उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो कोलखंड होती हैं। तो जब मेरा जायगोट जो है वो 2 कोरक खंडों में टूट जाता है। कितने खंडों में? 2 कोरक खंडों में टूट जाता है। और ये 2 कोरक खंड जो होते हैं, जैसे दो कोरक खंड गर्भाशय से ऐसे जुड़े जाते हैं, तो कितने बच्चे पैदा होंगे? इनसे 2 बच्चे पैदा होंगे। अंड एक ही था लेकिन 2 बच्चे पैदा होंगे, और ये 2 बच्चे जो हैं समरूप जुड़वा बच्चे हैं, मतलब दोनों समान होंगे। और इनके अंदर एक विशेषता होगी, या तो ये दोनों लड़के होंगे या ये दोनों लड़कियां होंगी, चिंगी मिंगी की तरह। ठीक है, और जुड़वा आपको पता, जुड़वा मूवी, जुड़वा 2 तूफान मूवी में देखा होगा, जो वो कौन सी मूवी थी, एक और थी धूम 3, उसमें भी तुमने ऋतिक रोशन को देखा होगा। तो इस तरीके की ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, इसी में एक प्रश्न है, क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्मे हुए जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज थे? द्विअंडज का मतलब महिला के दोनों अंडाशय से एक अंड निकला, मतलब 2 अंड निकले। यमज का मतलब ट्विंस। अब मान लो उसके हस्बैंड उसके साथ लैंगिक संबंध बनाया, शुक्राणु पहुंचे और उस शुक्राणु ने दोनों अंड का निषेचन कर दिया। तो अब जो बच्चे पैदा होंगे वो 2 बच्चे पैदा होंगे। हो सकता है कि वो दोनों लड़का हो सकता है दोनों लड़कियां हों, और हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की हो। तो ये इस तरीके से चलती हैं। देखो, बी और सी भी तुम पढ़ के देख लो। समरूप जुड़वा बच्चों का जन्म होने पर भी 1 माह में एक ही अंडा मोचित होगा। सी वाला पढ़ के देखो, द्विअंडज यमज भी, तो द्विअंडज यमज के संदर्भ में 1 माह में 2 अंडे मोचित हुए होंगे। क्लियर है आपको? ठीक है,
नहीं क्लियर वो तो बता देना, हम हैं ना, टेंशन मत लीजिएगा। अगला है कृत्रिम शुक्र संसेचन या पात्रे निषेचन, IVF क्या है? IVF क्या है? देखते हैं क्या है IVF। देखो इसमें IVF में क्या काम करते हैं, जैसे मान लो किसी महिला के बच्चे नहीं हो रहे तो उसमें कंडीशन में क्या किया जाता है, इसमें परिरक्षित शुक्राणु मतलब पति से शुक्राणु को लेते हैं, ले लिए शुक्राणु, और स्त्री के फलोपिन नलिका से लिए गए अंडाणु। तो महिला से क्या लेंगे, पति से शुक्राणु लिया, महिला से अंडाणु लिया, परक नली में इन दोनों का क्या कराया, निषेचन कराया। निषेचन कराने के बाद में जायगोट बनेगा। इस जायगोट को 8 कोश की अवस्था है, 8 से 16 कोश की अवस्था है, तो इसको डालेंगे हम फलोपिन नलिका में। अगर 32 कोश की अवस्था है तो इसको हम डाल देते हैं गर्भाशय में। उसके बाद में क्या होगा, गर्भाशय में इसका पूरे 9 महीने तक बच्चे का विकास होगा, बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, बच्चा संतान के रूप में जन्म लेगा। उसी संतान को परक नली शिशु आप बोल देंगे। क्या बोलेंगे, परक नली शिशु, क्योंकि इस बच्चे का निषेचन परक नली में हुआ था और इसका विकास गर्भाशय के अंदर ही हुआ था। परक नली में निषेचन होने के कारण इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फिर भी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक बात है मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे मैं माहौल दे रहा हूँ जैसे आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी कोशिश कराकर मैं आगे बढ़ जाऊँ, ना, एक एक प्रश्न को मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो आप अच्छे से वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर और देखना, अच्छे से समझना, ठीक है, और नोट्स भी बनाना, साथ के साथ नोट्स भी कभी बना लेना, जिससे कि पेपर टाइम में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है, आप भी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी दोस्त वगैरह हो, कोई आपके फैमिली में हो या आपके कोई भी ग्रुप वगैरह में हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो या लोगों को बता दिया करो, शेयर ना करो कि लोगों को बता दिया करो, जिससे कि और लोग भी हम लोगों से जुड़ पाएँ और वो भी इस कंटेंट का, इस इतनी अच्छी वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।